नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अपराध की और इससे जुड़ी उन दास्तानों की जिन्होंने लगातार खाकी को हैरत में डाले रखा। कई वारदात आज भी जांच पड़ताल पर सवाल खड़े कर रही है। आइए करते हैं इनकी तहकीकात। और सबसे प्रदेश की राजधानी वाकई अपराधियों के टारगेट पर है। बेखौफ बदमाश पुलिस को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। पकड़ में आ जाएं तो ठीक, नहीं तो वारदातों का दंश झेलना पड़ता है राजधानी के लोगों को। खुलेआम फायरिंग जैसी वारदातें भी अब तो आम हो चली हैं। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा, सब कुछ क्यों होता है, इसी पर करते हैं आज तहकीकात। कभी बांग्लादेशी घुसपैठिए करते हैं डकैती, तो कभी करते हैं डकैती के साथ दुष्कर्म भी। रात के अंधेरे में चोरी करने वाली गैंग अपने कारनामे दिखाती है और खाकी देखती रह जाती है। अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होने लगे हैं कि खुलेआम आम रास्तों पर फायरिंग जैसी वारदातें भी होने लगी हैं। तहकीकात में सामने आया है कि ये बदमाश भी दूसरे राज्यों से राजधानी पहुंचकर गुनाह को अंजाम दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरा मामला और करते हैं तहकीकात। राजधानी में देर रात जब आप सोते हैं तो कोई और भी है जो जागते हैं, पहरेदारी के लिए नहीं बल्कि वारदात की फिराक में। 11 बजे बाद जब शहर में अमूमन लोग नींद के आगोश में खो जाते हैं और शहर की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तो इन्हीं सुनसान सड़कों पर बेखौफ बदमाशों का राज हो जाता है। ये किसी खास दिन की बात नहीं है, बल्कि हर रोज शहर का यही आलम है। बीती रात हथियारों से लैस बदमाश शहर की सड़कों पर वारदात की फिराक में थे, लेकिन एक जागरूक शहरवासी की सूचना से पुलिस के हत्थे चढ़ गए बदमाश और फिर खुल गया शहर में देर रात का खौफनाक राज। शहर का खास इलाका माना जाने वाला जेएलएन मार्ग अब महफूज नहीं है। इस सड़क पर बदमाश बेखौफ घूमते हैं। अगर गलती से आप उनसे टकरा गए तो शायद ही सलामत रह पाएंगे। देर रात को जब शहर में सड़कों पर कोई नहीं होता तो ये बदमाश अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। कभी कभी तो सिर्फ दिखावे के लिए ही ये लोग हथियारों की नुमाइश करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी का कोई डर नहीं होता। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जो शहर की सेहत के लिए ठीक नहीं था, लेकिन शायद पुलिस का काम किसी शहरवासी ने कर दिया और गुलाबी नगर की रात का मंजर सबके सामने रख दिया। आप खुद देखिए क्या हुआ शहर में बीती रात, जो आपकी नींद उड़ा सकता है। शहर का सबसे खूबसूरत माना जाने वाला इलाका जेएलएन मार्ग, इस सड़क पर घूमते हैं बेखौफ बदमाश। देर रात करीब 12:30 बजे सरस पुलिया पर किया किसी ने फायर, बाल बाल बचा राहगीर। देर रात कार सवार बदमाशों ने इलाके में खौफ पैदा करने के लिए हवाई फायर किया। अचानक चली इस गोली में वहां से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बचा, लेकिन शायद बदमाशों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि आगे पुलिस उनका इंतजार कर रही है। राहगीर ने हवाई फायर की सूचना पुलिस को दे दी और आनन फानन में पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। जैसे ही बदमाश जेडीएस सर्किल के पास पहुंचे, पुलिस ने चारों तरफ से उनकी कार को घेर लिया। गाड़ी में 3 बदमाश बैठे हुए थे। तलाशी लेने पर पुलिस ने इन तीनों के पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद कर लिए। तीनों युवकों का नाम निखिल गोदारा, रॉबिन और अरुण कुमार बताया जा रहा है, जो कि पढ़े लिखे डिग्रीधारी बदमाश है। जेडीएस सर्कल पर नाकाबंदी अजीत सिंह सब इंस्पेक्टर कर रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी बीट सेवलेट आती है, उसको जब चेक करते हैं तो उसमें 3 बंदे बैठे हुए होते हैं। उनको चेक करने पर निखिल चौधरी था एक, उसके पास में एक पिस्तौल होती है। उसके साथ में बैठा हुआ एक अरुण झाझड़िया होता है, उसके जेब में 2 कारतूस मिलते हैं। साथ में उनके एक रॉबिन चौधरी था, उसके पास कुछ नहीं था, वो हमारा साथ में था। तीनों के पास अवैध हथियार पाए जाने पर 3/25 आर्म्स एक्ट में उनको अरेस्ट किया जाता है।
हथियारों सहित गिरफ्तार दोनों युवकों से जब पूछताछ की गई तो बाकी के 2 बदमाशों के जवाहर सर्किल के पास होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस की एक टीम जवाहर सर्किल रवाना की गई। जैसे ही पुलिस सर्किल पर पहुंची तो वहां खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरकर एक बदमाश भाग छुटा और एक को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार तीसरे आरोपी का नाम रामनिवास बताया जा रहा है, जो कि सीकर का रहने वाला है। पुलिस ने जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो पुलिस की आंखें फटी रह गई। रामनिवास के पास से पुलिस को करीब 60 कारतूस और एक पिस्टल बरामद हुई। सामने आया है कि फरार हुआ चौथा आरोपी मंजीत सिंह है, जो कि बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है और वहां का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी मंजीत का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, लेकिन तहकीकात में सामने आया है कि मंजीत वहां का हिस्ट्री शीटर है और जयपुर में शरण लिए हुए था। मामले में कई सवाल भी हैं, जिनका जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है। क्या बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? सूचना के बाद भी एक बदमाश फरार कैसे हो गया? क्या पुलिस ने सही नाकाबंदी नहीं की थी? क्या जयपुर में हथियार सप्लाई होने लगे हैं? आखिर बदमाशों के पास हथियार कहां से आए? पुलिस की पकड़ से दूर अब तक ये लोग कहां छुपे हुए थे? ये वो सवाल है जो आपके मन में भी है, क्योंकि शहर की सुरक्षा को लेकर पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देर रात हथियारों की खेप के साथ घूम रहे बदमाशों के निशाने पर कौन हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। पिछले 2 दिनों से शहर में वारदात दर वारदात हो रही है और ऊपर से बीती रात हथियारों के साथ घूम रहे बदमाशों की धरपकड़ से साफ जाहिर हो गया कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। थाने में लाके जब पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि उनके साथी जो है रामनिवास और एक मंजीत वो भी है और जवाहर सर्कल के पास गाड़ी में वहाँ पे खड़े हुए। तब जाके ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर टीम से ही जाता है, वहाँ पर उसको रामनिवास को पकड़ लेते हैं और मंजीत सिंह भागने में कामयाब हो जाता है। रामनिवास की इतला पर जब तलाशी लेते हैं तो वो एक पिस्तौल लोडेड है और उसमें 4 कार्टिज भरे हुए हैं। साथ में उसके पास करीबन 60 कारतूस का एक जो है कारतूस मिले और एक खाली मैगजीन मिली है। तो इस प्रकार से इनके पास से 2 अवैध वेपन मिलना, पिस्तौल मिलना, भारी मात्रा में कारतूस का मिलना, ये सब एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अपराध है। इसको हमने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और मंजीत की तलाश लगी। हालांकि मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन शहर के हालात ठीक नहीं कहे जा सकते। ऐसा लगता है कि मानो शहर में अब तक चल रही चोरी डकैती की वारदातों के साथ साथ अब ऐसा गिरोह भी सक्रिय हो गया है जो कि हथियारों की सप्लाई करता है। तहकीकात के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। वाकई अपराधियों के निशाने पर है जयपुर। और चलिए इसी मुद्दे पर सीधे हम बात करते हैं मेरे सहयोगी राकेश से, जो हमसे सीधे जुड़े हैं। राकेश, ये जो आज गैंग पकड़ी गई है, निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाली बात है कि हथियार सहित ये लोग रात को सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी को खबर नहीं। क्या इरादा इनका सामने आया है? जी बिल्कुल प्रदीप, खौफनाक बात भी है और शहर का जो रात का मंजर है ये सामने आया है। 4 बदमाश हथियारों के साथ शहर में घूमते हैं, वो भी जेएलएन मार्ग पर, और कहीं ना कहीं जवाहर सर्किल इलाके से और जेडीएस सर्किल जहां पर इनकी गाड़ी को हिरासत में लिया गया वहां तक कोई नाकाबंदी नहीं। और एक राहगीर की सूचना के बाद में, एक हवाई फायर होने के बाद में ये लोग गिरफ्त में आए। कहीं ना कहीं जयपुर की सेहत रात को बिल्कुल ठीक नहीं है प्रदीप। और जिस तरीके से शहर में चोरी और डकैती की वारदातों के बाद में ये बीती रात जो बदमाश पुलिस की हिरासत में आए हैं और 2 पिस्टल और 60 से ज्यादा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं जयपुर की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है। राकेश, लगातार चूंकि आज रात को ये पकड़े गए हैं, कल रात को एक ही थाना इलाके में 2 जगह पर चोरी की वारदातें हुई, उससे ठीक एक दिन पहले डकैती की वारदात हुई। क्या कोई खास गैंग यहाँ पर है या पुलिस की लापरवाही? बिल्कुल प्रदीप, साफ तौर से जाहिर है ये वारदातें सिर्फ 2 या 3 दिन की नहीं है प्रदीप। लगातार पिछला 1 महीना अगर देखा जाए वारदात दर वारदात शहर में हुई है। डकैती हो, वैशाली नगर मामला हो, उसके बाद में चोरियां हो, किशनपोल बाजार में एक रात में एक थाना इलाके में 2 शोरूमों में चोरी होना, उसके बाद में शिवदासपुरा इलाके में डकैती की वारदात होना, बंधक बना करके 20 लाख की ज्वेलरी लूट करके ले जाना, और वही बीती रात खुलेआम बदमाश शहर में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं शहर की जो पुलिस है पूरी तरह से पस्त हो चुकी है और शायद रात होने के बाद में, अंधेरा
अंधेरा होने के बाद में बदमाशों का राज इस शहर की सड़कों पर होता है। जी वाकई जयपुर पुलिस के लिए अपराधियों ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अपराध हो ही क्यों अगर पुख्ता नाकेबंदी और गश्त व्यवस्था हो। शुक्रिया हमारे साथ बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। अभी आपको बताते हैं एक ऐसी वारदात के बारे में जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। राजधानी की 2 थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर चेन स्नेचर को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। इस शातिर चेन स्नेचर ने करीब 30 से ज्यादा वारदातें करना स्वीकार किया है। जयपुर की गलियों में ये शख्स हेलमेट लगाकर बाइक से वारदात करने की फिराक में निकलता है। जयपुर शहर में बढ़ती हुई चेन स्नेचिंग की वारदातों को देखते हुए इसके लिए महेशनगर और ज्योतिनगर पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने मामले की तहकीकात में पता लगाया है कि आरोपी का नाम दीपक शर्मा और ये रहने वाला विद्याधर नगर का है। दीपक पिछले करीब 3 सालों से लगातार जयपुर शहर में चेन स्नेचिंग की वारदातें करता आ रहा है। दीपक ने पूछताछ में करीब 30 वारदातें स्वीकार की है, जिसमें ज्योतिनगर, अशोकनगर, महेशनगर, वैशाली नगर, बजाज नगर, गांधीनगर, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती और विद्याधर नगर इलाके शामिल हैं। तहकीकात में सामने आया है कि शराब पीने का आदी होने के कारण कर्ज में डूब गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए दीपक ने चेन स्नेचिंग की वारदातें करना शुरू किया। आरोपी दीपक के पिता रिटायर्ड कंपाउंडर है। दीपक बाइक पर हेलमेट पहनकर घूमता रहता था और ऐसी महिलाओं की चेन लूटता था जो पैदल अकेले निकली हो। गुनहगार कम भीड़भाड़ और सुनसान गली में पीछे से मोटरसाइकिल से आता और झपट्टा मारकर चेन स्नेचिंग कर गलियों से निकल जाता था। तहकीकात के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपराधियों के तौर तरीकों के बारे में पुलिस को पूरी खबर होती है। किस वारदात में कौन अपराधी शामिल हो सकते हैं और उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है, पुलिस बखूबी इस बात से भी वाकिफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर ये ही अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आज हम करते हैं इसी मुद्दे पर तहकीकात कि आखिर इस सब के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और पुलिस पर क्यों उठते हैं सवाल। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, खाकी की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बात करें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके की, तो यहाँ तो पिछले कुछ समय से अपराधियों के बुलंद हौसलों ने पुलिस को इस तरह हाशिए पर खड़ा कर दिया है कि अब तो उससे कोई जवाब भी देते नहीं बन रहा। राजधानी में बीते कुछ दिनों में हुई आपराधिक वारदातों के पन्ने पलटे तो वैशाली नगर में हुई डकैती और दुष्कर्म की वारदात ने पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिए थे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस इस राज से पर्दा उठा पाई और आरोपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन इस वारदात ने यह साफ कर दिया था कि राजधानी में करीब 12,000 के पुलिस बेड़े की ओर से लोगों को कितने सुरक्षित इंतजाम मुहैया कराए जा रहे हैं। इस वारदात का खुलासा करने में पुलिस को पसीने आ गए थे।
वाकई जिस तरह से पुलिस की ओर से दावे किए जाते हैं सुरक्षा के, अगर उसी तरह से बंदोबस्त और चौकन्नी निगाहें भी हो तो शायद कोई भी अपराधी एकाएक गुनाह की हिम्मत न कर सके। तहकीकात में सामने आया है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में करीब 12,000 पुलिस कर्मियों की फौज है, लेकिन इलाके में लगातार होती वारदातें यही सवाल करती हैं कि कहां है हमारी सुरक्षा व्यवस्था, कहां है हमारी खाकी। लेकिन अगर खाकी से उलट आम लोगों की बात करें तो वो जागरूक नजर आते हैं और उसका प्रमाण पुलिस को लोगों ने दिया भी। शुक्रवार रात जयपुर में हुई वारदातें इसका प्रमाण है। भाई रात को हमारे पास करीब 2:21 पे मोबाइल पे अलर्ट आया। हमारे यहाँ सारा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, दुकान में सारे कैमरे लगे हुए हैं, दुकान के बाहर भी लगे हुए हैं। तो हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट बोला कि दुकान में कुछ है, तो वो हमने इमीडिएट हमारा नेट ऑन करके छोटे भाई संजू ने नेट ऑन करके देखा तो उसको दुकान में हलचल नज़र आई और बाहर वाला कैमरे से देखा तो 2 आदमी बैठे हुए लग्गा लगाते हुए नज़र आ गए। तो हम इमीडिएट समझ गए कि दुकान में चोर घुस चुके हैं। तो मैंने कोतवाली में फ़ोन कर दिया इमीडिएट। कोतवाली में फ़ोन करके मैंने कोतवाली में बोला कि आप फटाफट पहुँचिए, ऐसा चोर अंदर ही है दुकान के और आप फटाफट पहुँचिए। स्टाफ को फ़ोन किया, वो आया, पुलिस वालों से पहले वो पहुंच गए यहाँ पर। हमको लग रहा है कि चोर शायद अंदर ही है, आप फटाफट थाने से पुलिस वालों को भेजिए। मैंने कहा अभी तक आए नहीं, बोले नहीं। तो मैंने वापस दोबारा कोतवाली फ़ोन किया तो उन्होंने कहा चेतक को हमने भेज दिया। फिर मैंने चेतक को फ़ोन किया तो चेतक ये फ़ोन उठ नहीं रहा था। इतनी देर में तो मैं यहाँ पहुँच गया और कोतवाली वाले भी सब पहुँच गए, लेकिन वो फिर हमने अंदर घुस के देखा तो वो भाग चुके थे, वो जा चुके। सवाल ये है कि एक तरफ जब खाकी ये कहती है कि उसकी सुरक्षा और गश्त व्यवस्था माकूल है, तो फिर अपराधी किस रास्ते से आते हैं और फिर भागने में गुनाह का कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। अपराधी वारदात कर जाते हैं और भाग जाते हैं। सवाल ये कि जब हर रास्ते पर पुलिस मौजूद होने के दावे करती है तो उनकी नजरों से अपराधी बच कैसे जाते हैं। रात के अंधेरे में जब भी हमने तहकीकात की तो वाकई लगता है कि दावे केवल दावे होते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और। हाल ही में जयपुर में एक ही रात में चोरी की हुई 2 वारदातों ने खाकी पर सवाल खड़े किए हैं। शहर के व्यस्त इलाके में चोरों की गैंग आती है, दरवाजों को तोड़कर दुकानों में घुसती है। दुकानों को खंगाला जाता है, वारदात की जाती है और फिर फरार हो जाते हैं। लेकिन सड़कों पर गश्त करने वाली पुलिस को इस बात की खबर नहीं होती। आखिर क्यों? क्योंकि वहां या तो पुलिस होती ही नहीं या फिर सामने से कौन गुजर रहा है उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। क्या हाजिरी करना ही उनका मकसद होता है? लगता ऐसा ही है। जब इस तरह के मामलों पर पुलिस से बात की जाती है तो उनकी बातों से भी नहीं लगता कि वो इस तरह के प्रकरणों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आप खुद देखिए। ये संजू कुटेटा करके इनका इसके ज्वेलर्स है, उसके वहाँ एक शटर तोड़ करके 3 व्यक्तियों ने वारदात करी है। शटर को उन्होंने नकब से तोड़ा है, लगी से तोड़ के अंदर घुसे हैं। उसके बाद में उनके वहाँ अलार्म सिस्टम था, उनको सूचना मिल गई थी और इससे वो पूरा चोरी का सामान नहीं ले जा पाए और बीच में ही वो चले गए उसमें।
खाकी का बेड़ा पूरा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर अब जयपुर वासी खौफ में ही नजर आते हैं। वारदातें दर वारदातें, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरी तहकीकात से ये साफ हो जाता है कि आला अधिकारी अपने माथतों पर वक्त रहते नकेल कसे और जो समस्या फील्ड में रहने वाले कर्मचारियों की आती है उन पर ध्यान देते हुए उन दिक्कतों को निपटाएं। हालांकि बात ये भी उठती है कि नफरी की कमी के चलते वारदातों और उन्हें अंजाम देने वालों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर कैसे रह पाएगा पुलिस का इकबाल बुलंद। तहकीकात के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कोटा की। कोटा की रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड को लोग शायद लंबे समय तक नहीं भुला पाएंगे। आखिर वाकया ही ऐसा था जिसमें गुनहगार ने खुद की जिंदगी बदलने के लिए एक मासूम की जिंदगी के साथ सौदा कर लिया। गुनहगार ने जो सोचा वह तो नहीं हो पाया, लेकिन एक बच्चे के साथ खेले गए इस खेल ने खाकी की लापरवाही की पोल जरूर खोल दी। चलिए करते हैं इसी मुद्दे पर तहकीकात। केवल 7 साल की उम्र में इस मासूम ने जो दर्द सहा, शायद किसी को उसका एहसास भी नहीं हो सकता। लेकिन गुनाह करने वाले इस शख्स को इस बात का एहसास नहीं था। सवाल ये उठता है कि अगर जब पुलिस को रुद्राक्ष अपहरण की खबर मिली तो वह तुरंत सक्रिय क्यों नहीं हुई। पुलिस के साथ ऐसी कौन सी समस्या थी कि उसे सक्रिय होने में वक्त लगा और उसकी इस ढील ने मासूम को मौत की राह दिखा दी। वाकई अगर समय पर पुलिस सक्रिय हो जाती तो शायद मासूम की जिंदगी ना गई होती। लेकिन मुद्दा यह है कि जो भी कुछ हुआ उसका कारण क्या रहा। तहकीकात में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकुर पाडिया ने आराम से पुलिस की नाकेबंदी को परखा और जैसे ही रास्ते खुले नजर आए तो वह अगवा बच्चे को मौत की नींद सुला आया। अब आइए नजर डालते हैं इस मामले पर और करते हैं तहकीकात। दरअसल रुद्राक्ष का हत्यारा तो पकड़ में आ गया, लेकिन जब पुलिस तहकीकात शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे हैं, जिसे सुन कोई भी चौंक सकता है। अपराध के हर कदम पर आरोपी अंकुर पाडिया ने सोच समझकर कदम रखा। उसकी सोच रही कि उससे कोई सुराग न छूट जाए। दिल्ली से 8 मोबाइलों की खरीद और उन मोबाइलों से मंगाया क्लोरोफार्म, दूसरे मोबाइल से मांगी फिरौती। इतना ही नहीं, शातिर का बड़ा भाई जो उसका साथ दे रहा था और खुद भी पुलिस के लिए भगोड़ा रहा, उससे भी वह कोडवर्ड में ही बात करता था। जांच के दौरान कोटा पुलिस ने जब उनके तीसरे भाई संदीप पाडिया की फैक्ट्री से भी कई सबूत जुटा लिए हैं। यहाँ से पुलिस ने उस क्लोरोफार्म का डब्बा भी बरामद कर लिया जिससे रुद्राक्ष को बेहोश किया गया था। यह कार्रवाई रानपुर स्थित फैक्ट्री पर की गई और यह क्लोरोफार्म 3 अक्टूबर को सूरत से मंगाया गया था। अंकुर ने भागने से पहले जलाए गए सामान के अवशेष, जिसमें मोबाइल के डिब्बे, कार की काली फिल्म के टुकड़े, क्लोरोफार्म लगे रुमाल तथा नकली दाढ़ी व पगड़ी भी बरामद की है। यह सभी सामान अंकुर ने 13 अक्टूबर को महालक्ष्मी अपार्टमेंट 12 रोड बोरखेड़ा स्थित अपने फ्लैट से लाकर सबूत नष्ट करने के लिए जलाए थे। इसके अंकुर पाडिया और अनु पाडिया के जो भाई है, उसकी रानपुर स्थित एक फैक्ट्री है प्रिंटिंग और तिरुपति ऑफसेट के नाम से, वहाँ से एक क्लोरोफॉर्म की बोतल, जिस क्लोरोफॉर्म से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो आज हमें कोटा पुलिस को बरामदगी हो गई है उस बोतल की। इसके अलावा इसने उस फैक्ट्री में 13 तारीख को जब पुलिस का शिकंजा इस तरफ बढ़ रहा था और ये भगने के मूड में आ गया था, 13 तारीख को उसी फैक्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण सबूत इसने नष्ट किए। वाकई शातिराना अंदाज में की गई थी पूरी वारदात। अब अंकुर ही क्या, उसका बड़ा भाई अनूप पाडिया भी तो कम नहीं था। लगातार कई सालों से पुलिस को छका रहा अनूप की कुंडली भी तो कम छोटी नहीं रही। तहकीकात में सामने आया है कि अनूप पाडिया पिछले कई सालों से चिटफंड कंपनी के नाम पर ठगी कर रहा था और अब तो उसके खिलाफ कोटा में भी पुलिस के पास शिकायतें आने लगी है। लखनऊ में सालों से नाम बदल कर रह रहे अनूप की फर्जी आईडी कैसे बनी, यह भी पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। सामने आया है कि अनूप पाडिया लखनऊ के गोमती नगर थाने से कुछ दूर पर ही अपना जालसाजी का काला कारोबार चला रहा था। बताया जाता है कि करीब 1 साल पहले एक कॉल सेंटर में नौकरी शुरू करने वाले अनूप ने अब तक अपने मालिक सहित कई लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों की रकम ऐंठी है। कोटा से करीब 6 साल से फरार चल रहा अनूप पाडिया गोमती नगर के विश्वास खंड में एक कंपनी में काम कर रहा था। शातिर अनूप ने अपनी पहचान छुपाते हुए संतोष सिंह नाम से अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रखा था। उसने अपने पिता का नाम केदार सिंह बताया था। कॉल सेंटर से लखनऊ में जिंदगी शुरू करने वाले अनूप ने संतोष सिंह नाम से 14,000 रुपए की नौकरी शुरू की थी। वह साइड बिजनेस के तौर पर मोबाइल शॉप भी चलाता था। अब हालांकि दोनों शातिर कोटा पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और जो दिल्ली से इसने 8 मोबाइल और 8 सिम खरीदी थी, इस पूरे अंजाम को इतना प्लान करके किया था कि दिल्ली गया था खरीदने और उनको खरीद के लाया था। और फिर रैंसम के लिए एक, क्लोरोफॉर्म खरीद के लिए एक, इस तरह से इसने अलग अलग मोबाइलों की कड़ी बना रखी थी। उनमें से हमें 5 मोबाइल सिम लगे हुए 5 मोबाइल इसने जब्त करवा दिए हैं। हालांकि पुलिस ने अब वो मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं जिनको अंकुर ने वारदात के दौरान काम में लिया था। बाकी पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो बहुत की अंकुर ने। जिंदगी बदलकर दूसरी दुनिया बसाना चाहता था अंकुर, लेकिन अब शायद उसकी नई जिंदगी की इबारत पुलिस ही लिखेगी। तहकीकात के लिए कोटा से शाकिर अली के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। और तहकीकात में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।